त्रिनयना बालेन्दुना भूषिता नीलाकार सुकुन्दलां सुललितां नित्यन्नदानप्रदां शङ्खं चक्रवराभयं च दधतीं सारस्वतार्थप्रदा तां बालां त्रिपुरा शिवेन सहितां ध्यायामि 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 मूकाम्बिकां तां बालां त्रिपुरां शिवेन सहितां ध्यायामि मूकाम्बिका। बहुत ही सुंदर मैम, और पूर्व पीठिका के रूप में आपका मंगलाचरण माननीय आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। Yeah, thank you. A South person there. Only one South Indian. चलिए तो I am also look like a South person. Ah, I am sir, not from belongs to South, but like. सभी प्रणाम। You can. Yes. तो यद्यपि अभी 1 मिनट अवशिष्ट है, हमारे सभी जुड़ चुके हैं, तो अब प्रणाम सर, कमिश्नर सर, प्रणाम विश्वा सर, सुभद्रा मैम। वत्सदा, आप दूसरी आईडी से हो जुड़ी क्या? कार्य तो अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आज की सभा को हम प्रारंभ करते हैं। हम समय से समुपस्थित हैं, अभी लगभग 30-35 सेकंड अवशिष्ट है। जी प्रणाम मैडम। समय से हम लोग समुपस्थित हैं। प्रणाम। तो भाई साहब नमस्ते। शुक्लवर्येभ्यः नमो नमः। हाँ, सर्वेभ्यः मया पूर्वमेव प्रणामाः निवेदिताः। आरभ्यताम्। तो सभी समुपस्थित अतिथि को हमारा यथोचित अभिनंदन, अभिवादन एवं प्रणाम है। कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व, जैसे अभी तो मंगलाचरण महोदया ने पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत की ही है, लेकिन एक पारंपरिक रूप से हमारा जो कार्यक्रम है उसको ध्यान में रखते हुए नेहा से मैं निवेदन करता हूं कि वो विश्वेश्वर से मैं निवेदन करता हूं कि लौकिक मंगलाचरण प्रस्तुत करें। विश्वेश्वर पंडित। हरि ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु विगतस्वामरुतः कृष्णिमातरः शुभञ्जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वामनवः शूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्त्रिः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनोभिर्गसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा न शक्राजरसन्तनून्नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः आदित्यजौरदितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना आदित्यजातमादित्यजलितवम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः
शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। हरि ओम। धन्यवाद विश्वेश। इसी के साथ वैदिक मंगलाचरण के अनंतर लौकिक मंगलाचरण निमित्त नेहा को यहाँ पर आह्वान करते हैं। नेहा कुमारी। पशूनां पतिं पापुनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कीर्तिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरगाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम् महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषं विरूपाक्षमिन्द्रवर्गवहिनी त्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रम् गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवीन्द्राधिरूढं गणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानीकलत्रं भजे पञ्चवक्त्रं शिवाकान्तशम्भो शशाङ्कार्धमौले महेशानशूलिं जटाजूटधारिन् त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूप परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यम् निरीहं निराकार ओङ्कारवेदम् यतो जायते पाल्यते येन विश्वम् तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् न भूमिर्न चापो न वह्नि न वायु न चाकाशमास्ते न तन्द्रा न निद्रा न ग्रीष्मो न शीतं न देशो न वेशो न यस्यास्ति मूर्तिस्त्रिमूर्तितमीडे अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकानां तुरीयं तमः पारमाद्यन्तहीनम् प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनं नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य। धन्यवाद नेहा। सभी अपना माइक म्यूट रखेंगे अनिवार्य रूप से। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सर्वप्रथम हमारे अतिथि जो हैं उनके सपरिया के लिए डॉक्टर दीपिका दीक्षित जो इस कार्यक्रम की संयोजिका भी हैं, उनसे निवेदन है, जैसा हम सभी जानते हैं जो कि यह कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया उसका मूल उद्देश्य जो बाल मन है उसे जिस तरह से सुसंस्कृत किया जाए, अपनी कथाओं के माध्यम से, हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा निधि जो प्राप्त है उसके माध्यम से सहज रूप से हंसते खेलते हुए जो हमारे अलग अलग ग्रंथों में प्राप्त हैं उनका रोचक ढंग से प्रस्तुति हो सके अलग अलग आचार्यों के द्वारा, यही इसका मूलभूत उद्देश्य रहा है। इसमें हमारे जो अतिथिगण हैं इसी आशय को ध्यान में रखते हुए अतिथि का भी चयन किया गया।
जो कि कौन यहाँ पर इस कार्यक्रम के लिए समुपयुक्त होंगे, क्योंकि जिनका जीवन आदर्श हो वही यहाँ पर एक प्रेरक के रूप में समुपस्थित हो सकते हैं और यहाँ पर बालमन को और भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो हम अधिक विलंब न करते हुए डॉक्टर दीपिका दीक्षित जी को आमंत्रित करते हैं अतिथि सत्कार निमित्त। धन्यवाद महोदय। नमः सभाभ्यः। माननीय मंच, आदरणीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और उपस्थित समस्त श्रद्धेय जन, हर्ष का विषय है कि जाह्नवी संस्कृत ई शोध पत्रिका एवं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज प्रयागराज तथा वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित बाल नंदिनी प्रतियोगी शास्त्र दीपिका नामक 17 दिवसीय राष्ट्रीय ऑनलाइन कार्यशाला के शुभारंभ सत्र में आप सभी सहृदयी विद्वज्जन, ज्ञान मर्मज्ञ, जिज्ञासुओं और प्रशिक्षुओं के स्वागत का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और महनीय अतिथियों का आगमन परम सौभाग्य से होता है। जैसा कि महाकवि माघ कहते हैं, शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम इति, अतिथि देवो भव। यह हमारा संस्कार है, हमारी परंपरा और गौरव है। भारतीय परंपरा में अतिथि का स्वागत एक परंपरा ही नहीं अपितु पंच यज्ञों में से एक यज्ञ अर्थात नृयज्ञ के रूप में हमारे शास्त्रों में वर्णित भी है। हमारे यहाँ जब कोई अतिथि का पदार्पण होता है तो वे केवल आगंतुक नहीं होते बल्कि देवत्व स्वरूप होते हैं। अतिथि का आगमन केवल एक व्यक्ति का आगमन नहीं है बल्कि वह सौभाग्य, सम्मान और सौंदर्य लेके आता है। महाभारत के आदि पर्व में भी पुलोमा की अतिथि सपर्या से इसके विशद वर्णन का दिग्दर्शन हमें प्राप्त होता है। अस्तु, आज के इस शुभ अवसर पर कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर विराजमान है, श्री शंकराचार्य संस्कृत सर्व कलाशाला की माननीय कुलपति महोदया, विविध शास्त्र मर्मज्ञा, कुशल प्रशासिका, आदरणीय प्रोफेसर के गीता कुमारी महोदया जी का मैं हृदय तल की गहराइयों से स्वागत व अभिनंदन ज्ञापित करती हूँ। तत्पश्चात आज कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में उपस्थित वर्तमान में अधिष्ठाता छात्र कल्याण नव नालंदा महाविहार तथा अहर्निश छात्र हितार्थ तत्पर श्रद्धेय प्रोफेसर विजय कुमार कर्ण महोदय जी के प्रति श्रद्धा पूर्वक स्वागत और अभिनंदन अर्पित करती हूँ। अनंतर बीज वक्ता के रूप में विद्यमान संस्कृत विभागाध्यक्ष गुवाहाटी विश्वविद्यालय के आदरणीय प्रोफेसर कामेश्वर शुक्ल महोदय जी का मैं श्रद्धा पूर्वक स्वागत और अभिनंदन ज्ञापित करती हूँ। एवं कार्यक्रम के मार्गदर्शक, मूर्धन्य विद्वान, विविध शास्त्र पारंगत, विविध शास्त्र पारंगत आदरणीय प्रोफेसर रिपु सूदन सिंह महोदय जो कि HOD VVIU लखनऊ में वर्तमान में है, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। इसके पश्चात कार्यक्रम के मार्गदर्शक, व्याकरण के मूर्धन्य विद्वान, सरलता के प्रतिमान स्वरूप लगमा आदर्श महाविद्यालय के प्राचार्य, जाह्नवी पत्रिका के मुख्य संपादक श्रद्धेय डॉक्टर सदानंद झा गुरु जी को सादर नमन कर स्वागत व हार्दिक अभिनंदन ज्ञापित करती हूँ। इसी के साथ में आयोजक संस्थाओं के प्रतिनिधियों का भी मैं पुनः स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम के समन्वयक तथा सह संयोजिका का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं हृदय की गहराइयों से कार्यक्रम के प्राणभूत सभी चयनित प्रशिक्षुओं का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपका आगमन हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है और इस कार्यक्रम की गरिमा को और अधिक बढ़ाता है। धन्यवाद। बहुत बहुत
धन्यवाद। इस अतिथि सपड़िया के अनंतर साक्षात हम कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं और यह कार्यक्रम किस रूप में संचालित हो रहा है, इसका क्या उद्देश्य है, आदि समस्त विषयों को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए TSR महाविद्यालय की संस्कृत विभाग अध्यक्षा डॉक्टर ज्योत्सना द्विवेदी महोदया, जो इस कार्यक्रम की सह संयोजिका हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि कार्यक्रम का परिचय यहाँ पर प्रस्तुत करें। डॉक्टर ज्योत्सना महोदया। अनम्यूट कर लेंगे मैडम। सर्वेभ्यो नमो नमः। आभासी पटल में विद्यमान भारत के प्रतिष्ठित संस्कृत वाङ्मय के समुपासक विद्वत समुदाय का मैं स्वागत अभिनंदन करते हुए इस बालनंदिनी 17 दिवसीय कार्यशाला के विभिन्न चरणों की जानकारी के लिए मैं उपस्थित हूँ। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बालनंदिनी जैसा कि इसका नाम है और इससे हम सभी जान पा रहे हैं कि यह कार्यशाला बाल प्रवेश अर्थात ज्ञान में जो शिशुत्व है उसमें प्रवेश कराने की परंपरा को स्मरण करती है। हमने बहुत पहले एक वाक्य हम सभी ने पढ़ा है, यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत् कथाच्छलेन बालानां नीतिस्तदिह कथ्यते। उस परंपरा के निर्वहन के लिए बालनंदिनी का प्रारंभ नवंबर 2020 में हुआ था, जिसमें सर्वप्रथम 22 कथाओं के साथ इसका इतिहास प्रारंभ हुआ। बालनंदिनी सीरीज शार्ट स्टोरीज फॉर किड्स के नाम से यह परंपरा प्रारंभ की गई थी। सारस्वत निकेतन अपने आप में एक ऐसा अलग है संस्कृत वाङ्मय के लिए, जहां पर विभिन्न कार्य संस्कृत की समुन्नति के लिए भारतवर्ष में और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में रखे जाते हैं। उसके अंतर्गत संस्कृत प्रयोग जो प्रतियोगी कक्षाएं प्रारंभ करती है, उस प्रयोग के अंतर्गत ही बालनंदिनी का प्रारंभ हुआ है। संस्कृत वाङ्मय में हम सभी जानते हैं कि नीति, धर्म और जीवन मूल्यों से आधारित विभिन्न कथाएं, विभिन्न प्रेरणाप्रद वाक्य, विभिन्न सूक्तियां हमें प्राप्त होती हैं। विशेषतः बालकों के चरित्र के निर्माण के लिए, उनके नैतिक विकास के लिए, उनके बौद्धिक संवर्धन के लिए विभिन्न रचनाएं जो लिखी गई हैं संस्कृत वाङ्मय में, जैसे पंचतंत्र, हितोपदेश, विदुर नीति, अन्य उनकी ही ग्रंथ शैली को पुनः यहाँ प्रतिपादित करने के लिए, सरल भाषा में प्रतिपादन के लिए ये बालनंदिनी कार्यशाला का प्रारंभ होने जा रहा है। प्रतियोगी शास्त्र दीपिका नाम रखने के पीछे भी एक आशय है। यह आशय है कि वर्षामृतम नाम से जाह्नवी पत्रिका के अंतर्गत सर्वप्रथम हम सबके समक्ष YouTube चैनल के माध्यम से 3 जून 2008 में, अर्थात बहुत वर्ष पूर्व, इसका बीजारोपण हम सबके लिए किया जा चुका था, जो कि एक स्पर्धी प्रतियोगिता मूलक कक्षाएं उसमें प्रारंभ की गई थी और उसी के अंतर्गत इसका बीजारोपण हुआ था।
इसका जो हमारे इसमें जो प्रथम उद्देश्य है उसके विषय में यदि हम विचार करते हैं तो ये पाते हैं कि ये जो ग्रंथ हैं इनकी जो भाषा शैली, उनका दृष्टिकोण, उनकी नैतिकता और उनका आज के युग में, एआई के युग में क्या सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, उसके लिए हमारे लिए क्या आवश्यक है, जैसे हमारे नीति, संयम, साहस, कर्तव्य इत्यादि की क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में, उन सर्वतोमुखी विकास के हेतु यह बालनंदिनी कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं हमारे समिति के द्वारा। तो कार्यक्रम का जो प्रथम उद्देश्य है उसमें भारतीय नीति शास्त्र ग्रंथों की मूल दृष्टि को सरलतम रूप से विद्यार्थियों के समक्ष उपस्थित करना, क्योंकि वर्तमान समय में संस्कृत इतनी सहज और सरल नहीं रह गई है कि सभी लोग उसे समझ सकें, पर वो सबके लिए उपादेय है, इसलिए इन ग्रंथों को सबकी उपादेयता के लिए यहाँ पर उपस्थित किया गया। दूसरा, ग्रंथों के औचित्य, संरचना, शैली, नीति, दृष्टिकोण तथा उनके जीवनोपयोगी सूत्रों को हमारे उसका जो परिचय कराना है वो इस कार्यशाला का द्वितीय प्रमुख उद्देश्य है। तीसरा, प्रतिभागियों की जिज्ञासा। एक बात मैं इसमें कोट कर रही हूँ कि हमारे इसमें जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसमें 10% ही मात्र बच्चों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं, इसलिए यदि बाल शब्द से हम बालक मात्र लें ऐसा नहीं है। यहाँ विषय प्रवेश का बालकत्व है, विषय प्रवेश का शिष्यत्व है, उस भाव को रखा गया है। और 10% प्रोफेसर्स ने रजिस्ट्रेशन किया है, शेष लोग प्रतियोगी हैं, परीक्षाओं के साथ इसमें रजिस्टर्ड हुए हैं, इसलिए ये जो बालनंदिनी कार्यशाला है वो प्रतियोगी शास्त्र दीपिका के अंतर्गत संचालित हो रही है। इसके जो लाभार्थी हैं वो न केवल बालक हैं, शिशु हैं, विद्यार्थी, शोधार्थी, अध्यापक गण, वो समाज का कोई भी तबका जो इसके लिए जिज्ञासा रखता है वो इसका प्रतिभागी है। यहाँ पर इसकी विशेषताएं हैं कुछ, जैसे मूल नीति ग्रंथों पर आधारित, अर्थात मूल ग्रंथों के ही वाचन यहाँ पर होगा, उसके विषय में बताया जाएगा। और कुछ ऐसे ग्रंथ भी हैं जिनको हम पूरा कभी नहीं पढ़ते, उन ग्रंथों का भी संदर्भ और उनकी कहानियां, उनके सूक्ति, उनके नीति वाक्य यहाँ पर प्रस्तुत किए जाएंगे। विषय विशेषज्ञ के जो आचार्य हैं वो भी बहुत सटीक हमारे जो गुरुवर हैं इसके संचालक और डॉक्टर विपिन कुमार झा जी और आदरणीय डॉक्टर दीपिका दीक्षित महोदया, उन्होंने बहुत सोच करके इन विषयों को यहाँ पर चयन किया है। श्लोक चर्चा, लघु चर्चा और बच्चों और अभिभावक दोनों इसमें भाग ले सकते हैं। तकनीकी सहयोग, निःशुल्क पंजीकरण, मतलब इसके लिए इतनी ये जो हमने 17 दिवसीय कार्यशाला रखी है उसमें कोई पंजीकरण शुल्क नहीं है, जो कि सबके लिए अत्यंत सहज हो जाए। कार्यशाला के हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं हैं, उनके पक्षों पर भी हम बात करेंगे। ये 15 से अधिक नीतिपरक ग्रंथों में चयनित अंशों का ही अध्ययन होगा और समस्त तृण स्पर्शवत हम इसको समझ करके इसमें आगे बढ़ेंगे। और ये 17 कक्षाएं इसमें संचालित होंगी। पंचतंत्र के 2 विभाग किए गए हैं, उसका एक परिचयात्मक है और उसका एक मूल रूप है। और इसमें सबसे अधिक बात है कि ये जो संस्कृत की कक्षाएं हैं वो आधुनिक तकनीक के साथ दी जाएंगी और उसमें परंपरा भी अनुस्यूत रहेगी, परंपरा भी उसके साथ मिली हुई है। पीपीटी प्रेजेंटेशन है जो कि बहुत आवश्यक है, जिसमें सभी लोग समझ सके, जिससे कि प्रत्येक ग्रंथ से जुड़े हुए मूल श्लोक, संदर्भ, भावार्थ में विद्यार्थियों को ध्यान से सुनना होगा। और उसके लिए प्रत्येक कार्यशाला के बाद उसमें एक प्रश्नोत्तरी रखी हुई है, जिससे कि आप सहज रूप से अपने अध्यापक से जुड़ करके, अपने शिक्षक से जुड़ करके उस प्रश्नोत्तरी में भाग ले सकते हैं। ये एक
बहुत ही अच्छी वो है, जिससे कि जो प्रतियोगी लोग इसमें जुड़े हुए हैं उनके लिए कुछ क्वेश्चन इसमें डाले जाएंगे, कुछ प्रश्न इसमें रखेंगे और वो प्रश्न बाद में दिए जाएंगे। प्राचीन नीति ज्ञान व समकालीन जीवन का सामंजस्य सेतु भी इसमें थोड़ा सा बताया जाएगा, जो कि उस नीति ग्रंथ में है। प्राचीन नीति का ज्ञान और सामाजिक जीवन जो आधुनिक जीवन है उसमें उसका क्या सामंजस्य है, इसका भी संयोजन इसमें किया गया है। प्रतिदिन 1 घंटा 15 मिनट, इसे जरूर हम ध्यान रखेंगे क्योंकि समय का बहुत आवश्यक है, समय का ध्यान रखना। इसलिए तो 1 घंटा 15 मिनट ये योजनाबद्ध तरीके से हम सब आपका सहयोग करेंगे और आप हमारा सहयोग करेंगे समय के साथ, तो अवश्य ही ये कार्यशाला बहुत सुनियोजित ढंग से चलेगी और लाभदायक हमें प्राप्त होगी। इससे लाभ प्राप्त होगा, बहुत ही अच्छे विद्वानों का हमारा साइंटिस्ट होगा, संस्कृत के उच्च श्लोकों का उच्चारण भी हमारे साथ आप करेंगे, उच्चारण भी सीखेंगे, नीति सूक्तियों का सृजनात्मक क्या प्रभाव है इस विषय पर भी होगा और उनका चित्रांकन और ये सब चीजें भी आपको समय समय पर बताई जाएंगी। शोध के इच्छुक छात्रों के लिए विषय चयन के लिए भी, यदि वो नीति पर, कथाओं पर, कहानियों पर, भारतीय ज्ञान परंपरा का समय चल रहा है और इसमें नीति कथाएं बहुत काम कर रही हैं इस समय और इसमें सरकार का भी काफी ध्यान है, तो शोध चयन के लिए भी आप इसमें काम कर सकते हैं। समापन सत्र में भी सभी प्रतिभागियों को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। आप हमें फीडबैक देंगे, जब आप ध्यान से सुनेंगे तब आप हमें फीडबैक दे पाएंगे। इसलिए इसे प्रतिदिन कक्षा आप लें जिससे कि आप ध्यान से सुने और हमें अच्छा फीडबैक दें, हम सभी ये चाहेंगे। तो ये बहुत ही आवश्यक चीजें हैं जो कि हमने समझ रखी हैं। धन्यवाद। कार्यक्रम की रूपरेखा सामान्य रूप से महोदया ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है और इसमें सभी को, जितने भी स्पर्धी हैं, 217 पंजीकरण था जिसमें कि 100 स्पर्धियों को ही केवल यहाँ पर दिया गया है अवसर। तो और प्रत्येक के लिए है जो यहाँ के एक सामान्य नियम बनाए गए हैं वो अनिवार्य रूप से उनको फॉलो करना है, जिसमें कि मुख्य रूप से एक है जो कि उपस्थिति पत्रक जो है मध्य में प्रत्येक दिन दिया जाएगा, फीडबैक फॉर्म रहेगा अनिवार्य रूप से, और आपकी उपस्थिति के लिए एक अलग तंत्र का भी प्रयोग किया जा रहा है जिसमें कि आप कितनी देर जुड़ते हैं उसकी भी रिकॉर्डिंग रहेगी, जो कि इतने मिनट आप रहे हैं वो मैं सार्वजनिक करूंगा आप लोगों के मध्य, जो कौन कितनी देर जुड़े हैं उन्हीं के अनुसार उनको दिया जाएगा प्रमाण पत्र। ये ध्यान रखेंगे विशेष रूप से, 2 मिनट के लिए जुड़ करके आप हट जाएंगे उससे आपको नहीं काम चल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर सुनना है, सीखना है, आत्मसात करना है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम मुख्य कार्यक्रम के प्रभाग में पहुंच रहे हैं, जहां पर बीज वक्तव्य के रूप में हम हमारे विशिष्ट अतिथि आचार्य कामेश्वर शुक्ल महोदय हैं, जिनको हम सुनेंगे। चूंकि आप इन सभी विषय वस्तुओं के लिए एक आदर्श स्रोत हैं, तो आपके द्वारा छात्रों को, जो यहाँ पर छात्र का अभिप्राय यहाँ पर जो सीखने के लिए यहाँ पर हैं, जो समझने के लिए हैं, उनके एक मार्गदर्शन के प्राप्त होगा उन्हें। तो हम आपसे निवेदन करते हैं, आचार्य कामेश्वर शुक्ल महोदय। चतुर्मुख मुखाम्भोज वनहंस वधुर्मम मानसे रमताम नित्यम सर्वशुक्ला सरस्वती। जाह्नवी संस्कृत ई शोध पत्रिका एवं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ, श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय केरल, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज प्रयागराज एवं वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित बाल नंदिनी
प्रतियोगी शास्त्र दीपिका नामक इस 17 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय आभासीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र के आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यातिथि महोदया, संयोजक गण एवं इस कार्यक्रम से जुड़े विद्वान मनीषी सज्जनगण, सबसे पहले तो मैं आयोजकों के प्रति कार्यक्रम में मुझे आप सभी से परिचित होने का और आपके बीच आभासीय पटल पर अपने विचारों को संक्षिप्त रूप से ही सही रखने का अवसर प्रदान किया। पहले तो मुझे अतिथि के रूप में सम्मिलित होने के लिए सूचना मिली थी, बाद में जब ईमेल प्राप्त हुआ तो उसमें 3 जगह 3 रूप से मुझे अवसर प्रदान किया गया था और आज दीपिका जी ने बीज वक्तव्य के रूप में मुझे प्रस्तुत किया। कहीं सरस्वतातिथि, कहीं विशिष्टातिथि, कहीं मुख्यातिथि। लगता है मेरे प्रति आयोजकों का जो स्नेह है, शायद इसीलिए विभिन्न रूप से मुझे यह अवसर आज मिला है। इसलिए मैं पुनः आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आज का जो विषय है बाल नंदिनी, जिसका उद्देश्य नीति ग्रंथों के माध्यम से संस्कार, नैतिक जागरूकता और सांस्कृतिक बोध का संवर्धन, जैसा कि आप लोगों ने अपने पत्र में उल्लेख किया है। और अभी जैसा कि उद्देश्य व्याख्या में आदरणीय ज्योत्सना द्विवेदी जी ने बताया कि यहाँ बाल शब्द का अर्थ क्या है, तो मैं शायद समझ सकता हूँ कि तर्क संग्रह में अन्नम भट्ट जब मंगलाचरण करते हैं तो वहाँ श्लोक एक आता है कि निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। वहाँ यह प्रश्न उठता है कि बालानाम सुखबोधाय के तावत बालाहा। तो टीकाकारों ने बड़ी स्पष्टता के साथ इस विषय को प्रकाशित किया है। कि अधीत व्याकरण काव्य न्याय शास्त्रो, अधीत व्याकरण काव्य शास्त्र न्याय, अनधीत न्याय, अधीत व्याकरण काव्य शास्त्र कोशो अनधीत न्याय शास्त्रो बाला। अर्थात जिसने अन्य विद्याएं पढ़ी है, अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया है, लेकिन न्याय शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, वहाँ बाल शब्द से उन्हीं लोगों का ग्रहण होता है। तो मैं समझता हूँ कि बाल नंदिनी की इस कार्यशाला में तो मुझे शुक्र नीति का एक श्लोक अनम्यूट कर लेंगे सर। हाँ, आवाज आ रही है। शुक्र नीति का एक श्लोक आता है, सर्वोपजीवकम लोक स्थिति कृन नीति शास्त्रकम धर्मार्थ काम मूलम ही स्मृतम मोक्ष प्रदम यतः। नीति शास्त्र क्या है, इसकी स्पष्ट व्याख्या शुक्र नीतिकार ने इस श्लोक में की है कि नीति शास्त्रम कीदृशम अस्ति, सर्वोपजीवकम अस्ति, अपि च लोक स्थिति
संस्कृत अस्ति, धर्मार्थ काम मूलम अस्ति, अपि च मोक्षप्रदम अस्ति। ये 4 विशेषण दे करके उन्होंने नीति शास्त्र की उपादेयता और उसके महत्व को वहां प्रकाशित किया है। और विशेषकर देहधारियों के लिए अर्थात मनुष्य के लिए उसकी स्थिति इस प्रकार बताई है कि जिस प्रकार भोजन के बिना हमारा अस्तित्व संभव नहीं है, उसी प्रकार से मानवता का जो अस्तित्व है वह नीति शास्त्र के बिना असंभव है। इसीलिए लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि जब हम अलग अलग नीति शास्त्र की किताबें पढ़ते हैं तो उसमें भारतीय नीति शास्त्र और पाश्चात्य नीति शास्त्र, ये 2 शब्दों का उल्लेख प्रायः मिलता है। अब पता नहीं उसमें नीति शास्त्र तो सबके लिए उपादेय है, उसमें पाश्चात्यों के लिए कुछ अलग और भारतीयों के लिए कुछ अलग से नीति शास्त्र की उपादेयता क्या रही होगी, ये थोड़ा चिंतनीय विषय है। लेकिन हो सकता है कि आचार संबंधी कुछ सिद्धांत ऐसे होंगे जो भारतीयों का पाश्चात्यों से अलग होता होगा, भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार उसमें कुछ अंतर हो सकता है। लेकिन जो भी हो, नीति शास्त्र से हमारा तात्पर्य यही है कि भारतवर्ष में वैदिक काल से लेकर के और आज तक प्रचलित जितने भी नीति संबंधी चिंतन है या जितने भी नीति शास्त्र संबंधी बातें बताई गई हैं, हम उसमें केवल पंचतंत्र, विदुर नीति, शुक्र नीति तक ही अपने को सीमित न रखें, क्योंकि ये जो नीति शास्त्र है इसका प्रचलन वैदिक काल से नहीं, मैं तो कहता हूं कि पूर्व वैदिक काल से इसका प्रचलन होता रहा है। इसलिए हमें थोड़ा सा इसको विस्तार से ही उस विषय को देखना चाहिए। और जहां तक भारतीय परंपरा अनुसार नीति शास्त्र जो है वो, जैसा कि हम देख रहे हैं कि नीति प्लस शास्त्र, आप सब संस्कृत के विद्वान हैं, जानते हैं नीति का अर्थ क्या है, शास्त्र का अर्थ क्या है। लेकिन थोड़ा सा मैं शास्त्र को लेकर के बताना चाहूंगा कि शास्त्र तो ठीक है, शिष्यते अनेन इति शास्त्रम, जैसा कि हम लोग उसकी व्युत्पत्ति करते हैं, शास धातु से स्टन प्रत्यय करके शास्त्र शब्द की निष्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है आज्ञा अथवा समादेश अथवा नियम अथवा विधि अथवा किसी विषय का विशेष अध्ययन। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो जितने हमारे शास्त्र हैं, चाहे वह वेदांत शास्त्र हो, न्याय शास्त्र हो, योग शास्त्र हो, व्याकरण शास्त्र हो, साहित्य शास्त्र हो, सब के सब उसके अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन शास्त्र के लिए ज्ञान, विद्या या विज्ञान आदि शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। तो शास्त्र वह ग्रंथ या ज्ञान की शाखा है जिसमें हमें किसी वस्तु के संबंध में इस प्रकार की शिक्षा मिले जिसके द्वारा हम जीवन और विश्व की वस्तुओं का नियंत्रण कर सकें, उनका नियमन कर सकें। इसीलिए भारतवर्ष में शास्त्र शब्द का प्रयोग लगभग उसी अर्थ में होता है जिस अर्थ में पाश्चात्य परंपरा में विज्ञान शब्द का अर्थ होता है। शास्त्र और विज्ञान, पाश्चात्य परंपरा में लोग शास्त्र, हमारे यहाँ जो शास्त्र शब्द का अर्थ है उसी अर्थ में विज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसमें सूक्ष्म अंतर है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार विज्ञान शब्द आप जानते हैं कैसे बनता है, जिसका अर्थ या तो ज्ञान है या फिर बुद्धिमत्ता है या सांसारिक या लौकिक ज्ञान है। तो जिस प्रकार विज्ञान हमें किसी वस्तु का विशिष्ट ज्ञान प्रदान करता है और उसी प्रकार शास्त्र के माध्यम से भी हम किसी वस्तु को भली भांति समझते हैं। शास्त्र हमें किसी विषय के संबंध में उसके स्वरूप, प्रयोजन और मौलिक आधारों का विशेष और सर्वांगीण ज्ञान प्रदान करता है। तो विज्ञान और शास्त्र बिल्कुल पर्यायवाची है, ऐसा भी मैं नहीं कह सकता। लेकिन नीति शब्द जैसा कि संस्कृत परंपरा के अनुसार उसकी व्युत्पत्ति, उसका अर्थ आपको मालूम है। नीति शब्द से यहाँ अभिप्राय जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि वे नियम जिन पर चलने से मनुष्य का ऐहिक, आमुष्मिक और सनातन कल्याण हो, समाज में स्थिरता
और संतुलन रहे, सब प्रकार से अभ्युदय हो और विश्व में शांति रहे। अर्थात जिन नियमों के पालन करने से व्यक्ति और समाज दोनों का श्रेय हो, मैं समझता हूं नीति की इससे अच्छी परिभाषा नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से भारतीय नीति शास्त्र में भारत में लिखे गए उन सब ग्रंथों का समावेश हो जाता है जिनमें इन बातों पर विचार किया गया है। इसका क्या उद्देश्य है, इसकी प्राप्ति कैसे की जा सकती है, व्यक्ति का समाज से क्या संबंध है, जीवन में किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति करनी चाहिए और किन इच्छाओं का त्याग करना चाहिए ताकि हम सुख और शांति से रह सके और समाज में रहने वाले दूसरे व्यक्तियों के साथ हमारा किसी प्रकार का संघर्ष न हो, विद्वेष न हो, वैमनस्य न हो। तो ऐसी जो शिक्षा परक बातें जहाँ बताई गई है, जहाँ प्राप्त होती है, हम उन शास्त्रों को नीति शास्त्र की संज्ञा देते हैं। प्रश्न ये है कि ये जो बालनंदिनी प्रतियोगी शास्त्र दीपिका नामक यह जो कार्यशाला आपने 10 दिवसीय रखी है, इसका जो उद्देश्य आपने रखा है, मैं तो सबसे पहले आयोजकों को धन्यवाद देता हूं कि आज के इस कालखंड में हम जी रहे हैं, उसमें इस विषय की उपादेयता और इस विषय का महत्व मैं समझता हूं प्रासंगिक तो है ही, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें मैंने देखा था, आपने जो मुझे मेल भेजा था उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का युग आपने कहा था। मैं कभी कभी सोचता हूँ आज के युग काल के विषय में बहुत सारी समस्याएं दृष्टिगोचर होती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उन पर विचार करता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे सामने आज के युग में समाज के समक्ष दो प्रमुख समस्या है, दो ही प्रमुख समस्या है। क्या मैं जहां तक अपने विचार से देखता हूं, पहली समस्या ये है कि हर व्यक्ति दूसरे को सुधारना चाहता है, हर व्यक्ति दूसरे को सुधारना चाहता है, स्वयं के प्रति उसकी कोई धारणा या स्वयं के प्रति कभी यह नहीं सोचता कि हो सकता है कि जिन दोषों के लिए, जिन दुर्गुणों के लिए मैं दूसरे पर उंगली उठा रहा हूं, हो सकता है ये दुर्गुण, वे दोष मेरे अंदर भी हो। इसलिए पहले मेरा कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले मैं अपना सुधार करूं। और दूसरी जो समस्या है वह यह है कि हर व्यक्ति दुखी है, कोई सुखी नहीं है, हर व्यक्ति दुखी है। क्या कारण है उस दुख का? मैं जहां तक समझ पाया, हर व्यक्ति इसलिए दुखी है, वो अपने दुख से दुखित नहीं है, वह दूसरों के सुख से दुखी है। ये दो समस्याएं आज हमारे सामने विकट रूप से खड़ी हैं और मैं समझता हूँ कि इन दोनों में ही बहुत सारी अन्य समस्याओं का भी जो समाहार है, या मैं कहता हूँ कि उसमें अंतर्भुक्त किया जा सकता है। आज हमारे समाज में जिस प्रकार से दुराचार, कदाचार, भ्रष्टाचार इत्यादि कितने आचार बढ़ते जा रहे हैं, यदि हम अपने बच्चों को बाल्यावस्था में हमारे शिक्षकगण अपने विद्यार्थियों को यदि समय समय पर, चाहे वह पंचतंत्र हो या फिर विदुर नीति हो या शुक्र नीति हो, चाणक्य नीति हो, उसमें से
कतिपय श्लोकों को ही लेकर के, जरा 1 मिनट कोई आया है, मैं थोड़ा देख लेता हूँ। तो वह जो संस्कार है बच्चों के जीवन पर, वह अभी मैडम बता रही थी, यन्नवे भाजन लग्न संस्कारो नान्यथा भवेत कथा छले न बाला नाम नीति तदीय कथ्यते। ये बहुत पुराना, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और आज भी इसका महत्व उतना ही है जितना उस समय हमारे ऋषियों ने इसको सोच समझ करके लिखा होगा। तो एक से दो, 2 से 3 छोटे छोटे श्लोक जो कि अत्यंत मार्मिक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, मैं कुछ श्लोकों का यहाँ पर उपस्थापन करूंगा। जैसे कि एक श्लोक है, हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे हमें सिखाया जाता था, अभिवादनशीलस्य नित्यं विद्योगसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादनशीलस्य, तो अपने से बड़े लोगों की सेवा करता है, उनका सत्कार करता है, सम्मान करता है, उसकी 4 चीजें बढ़ती है। एक वाक्य में कितनी बड़ी बात बता दी। दूसरा एक श्लोक, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। यदि आज का हमारा बालक, आज के हमारे विद्यार्थी इस एक श्लोक को ही अपने जीवन में उतार ले, एक श्लोक को ही यदि अपने जीवन में जीवन भर अपने साथ रखे, तो मैं समझता हूं कि वह बालक, वह विद्यार्थी कभी भी आगे चल करके भ्रष्ट नहीं होगा। वह किसी कदाचार, भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि कम से कम वो संस्कार निश्चित है कि वह श्लोक उसे याद दिलाएगा कि नहीं, तुम गलत कर रहे हो, यह उचित नहीं है। आज बड़ा दुख होता है जब हम देखते हैं कि NIT में, IIT में, डॉक्टरी में पढ़ने वाले विद्यार्थी आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? ये एक सामाजिक बहुत बड़ा प्रश्न है। और ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी एक जगह हो रहा है, पूरे भारतवर्ष में अनगिनत ऐसे उदाहरण, ऐसा समाचार सुनने को मिलता है। तो ये जो नीति शास्त्र की शिक्षाएं हैं, नीति की शिक्षाएं हैं, वे हमें एक ऐसी दिशा देती हैं जिस दिशा में चल करके व्यक्ति अपना ही नहीं, अपने परिवार का ही नहीं, समाज का ही नहीं, अपितु पूरे राष्ट्र का, पूरे देश का अभ्युदय कर सकता है, कल्याण कर सकता है। इसलिए आज इस कार्यक्रम के लिए मुझे आप लोगों ने आमंत्रित किया और इतना बड़ा एक कार्यक्रम आप लोग चला रहे हैं, बहुत प्रसन्नता हुई, खुशी हुई और मैं इस कार्यक्रम की उत्तरोत्तर श्री वृद्धि की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि इस कार्यक्रम से, इस कार्यशाला से जो लोग जुड़े हैं या जुड़ पाए हैं वे अवश्य ही लाभान्वित होंगे और उनके जीवन में यहाँ से जो शिक्षा प्राप्त होगी, जो भी संस्कार उनको मिलेगा, वह सदैव उन्हें प्रशस्त मार्ग प्रदान करेगा। इसलिए समय चूंकि मुझे 10 मिनट ही दिया गया था, तो ज़्यादा न कह करके इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। आपके द्वारा बीज रूप में इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, इससे क्या लाभ हो सकता है, इसका दिग्दर्शन दिया गया। प्रारंभ में आपने 3 अलग अलग रूपों में जो आमंत्रित किया गया उसकी भी बातें की। वस्तुतः प्रारंभ जो हुआ था तो एक ग्रंथ को लेकर के हम लोग चले थे, जो कि पंचतंत्र का किसी तरह से सामान्य रूप से 2-4 दिन में अध्यापन हो। उसके बाद जितने भी आचार्य हैं उनसे निवेदन किया गया एक एक करके, किन्हीं का 1 दिन के बाद, किन्हीं का 2 दिन के बाद उनकी स्वीकृति आई
और होते होते ये 15 दिन का एक पूरा पैकेज तैयार हो पाया। तो ज्यों ज्यों विकसित होता गया, उसी तरह से, चूंकि परिधि में आप थे पहले से, तो उसी तरह से ये रहा। तो इसमें थोड़ी सी कंसिस्टेंसी में थोड़ी सी कमी रही, वो हम क्योंकि जो अच्छाई है जो बुराई है दोनों मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और आपका मार्गदर्शन में मिला, ये हमारे लिए बहुत ही पूरे टीम के लिए, और साथ साथ जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लगभग 80 करीब हम देख रहे हैं कि निरंतर जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए। तो सूर्पवत् दो समुत्सृज्य गुणान गृह्णन्ति साधवा। आपका ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे। नाउ आई इनवाइट आवर चीफ गेस्ट प्रोफेसर गीता कुमारी, के गीता कुमारी, वाइस चांसलर श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत, फॉर हर ब्लेसिंग्स। डॉक्टर प्रोफेसर गीता कुमारी, प्लीज अनम्यूट मैडम। Madam, please unmute your mic. Yes, sir. I am very happy to join with you. And the thing is that I want to know that 10 minutes I can use. Can I use 10 minutes? Yeah, madam. And presentation also with that. No need of presentation. Whatever you are presenting, that is enough for us as just blessings. Because we will elaborate all things in next coming sessions. Okay. Thank you. It's very happy. And first of all, I would like to congratulate our Bipin Kumar, Dr. Bipin Kumar, sir. But he is taking more struggle to conduct such a program. And for a long, the duration of the program was very till lengthened, and it was very pleasure to join with the north and the south. I am taking in that way, and by the blessing of God, I got an opportunity to meet Bipin Kumar sir in the World Sanskrit Conference, and talk to each other, and we conveyed some such a academic things. And I am also very happy to take all of you to my campus. That is a very good campus, and Sri Shankaracharya, he was born here and his family is here, his parents' funeral is here, so it is a very blessed place, and I will provide all the facilities in my university, and I am inviting all of you. That is my first thing. And at the outset itself, I would like to share my happy to giving me such an opportunity to talk, to see all of you and listen all of you. And I am very happy to Deepika ji, Shalini ji, and Vinita, some Priyanka ji, and I am very happy to Principal sir is also here. So I am seeing all the great personalities. That is also very happy to me. And the program is, I am presenting on Indian knowledge system. If it is, the time is there, then Bipin Kumar sir, you can invite me. I will wait for that, and I wish all the best and all the blessings to the program, and all the prayers to all of you. Thank you very much. Thank you, madam. Because we have limitations, because this is online session, and if we are putting more and more time, then it will be little bit. Yeah, and when the time is coming, then you can invite me. Okay. Of course, Okay, madam. okay. Thank you, madam, for your blessings. Yeah. अब हम कार्यक्रम को आगे की ओर लेकर चल रहे हैं, क्योंकि समय भी अपनी गति से आगे की ओर निरंतर प्रवाहमान है। इसके अनंतर जैसे कि हमारा कार्यक्रम शेड्यूल्ड था, उसमें संस्कृत एवं वैदिक विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर रिपुसूदन सिंह महोदय का आशीर्वचन हमें प्राप्त होना था, किंतु वे चूंकि कोरिया में है और अभी तुरंत जानकारी में मिली है जो कि
वो किसी अन्य कार्य में है और अधिक रात्रि हो चुकी है, इस कारण से अभी वो जुड़ने में संभव नहीं हो पा रहा है उनका। हम कार्यक्रम को आगे लेकर चलते हैं और आज जो हमारे समक्ष अध्यक्ष के रूप में निरंतर हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करने वाले नवनानंदा महाविहार में छात्र कल्याण के अधिष्ठाता प्रोफेसर विजय कुमार कर्ण महोदय, आपसे निवेदन है कि आपका मार्गदर्शन इन सभी छात्रों को, प्रतिस्पर्धियों को प्राप्त हो और यह अनिवार्य रूप से हम सबके लिए भी एक पाथेय सिद्ध होगा, क्योंकि अभी 17 दिन तक लगातार कार्यक्रम होना है और एक तारतम्य के साथ होगा। तो आपका अध्यक्षीय उद्बोधन हमारे लिए निश्चय ही प्रेरक रहेगा। आचार्य विजय कर्ण महोदय। रत्नाकरं धौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। नमः आभाषिक पटले युक्तानां सर्वेषां महानुभावानां कृते भूयांसि नमांसि। एका उक्तिः वर्तते, सदुक्तिः, नैवाकृतिः फलति नैव कुलं न शीलं, विद्यापि नैव न च यत्नकृतापि सेवा, भाग्येन पूर्वतपसा खलु संचितानि, काले फलन्ति पुरुषाः यथैव वृक्षा। यतो हि जहारभ्याः तत्त्वावधाने यम् आवासीय गोष्ठी संयोजिता वर्तते, यत्र नाम तु बालनंदिनी इति दत्तं, परञ्च कः अस्ति यं न नन्दयति इयं कार्यशाला। 2 सप्ताहतः अधिक व्यापिनी इयं कार्यशाला। नूनमेव अत्र संयुक्तानाम् अत्र जे युक्ता भविष्यन्ति तेभ्यः जीवनस्य दृष्टि प्राप्स्यते। कहते हैं नजर भी हमारी है और नजरिया भी हमारी ही होती है। इन्हीं नजरों से हम कुछ और देखते होते हैं, लेकिन ज्ञानांजन शलाकया जब चक्षु फिर से खुल जाते हैं तो इन्हीं आंखों से वो नजरिया बदल जाता है। यही भूमिका नीति वचनों की होती है और इसलिए आरंभ में ही जो मैंने पद्य कहा वही यदि हम सभी मानव को समझ में आ जाए तो हम पशुता का त्याग कर सकते हैं, जिसमें कहा काले फलन्ति पुरुषाः यथैव वृक्षा। यथा संप्राप्ते काले पादपेषु वृक्षेषु लतासु फलमायाति, तद्वदेव पूर्व तपसा यत् अर्जितं ज्ञान पुण्यम तद ज्ञान पुण्यम अग्रिम जन्मनि अपि फल रूपेण साक्षात् प्राप्यते। न आकृति फलति न कुलम फलति न शीलम फलति न विद्या न आकृति न कृत सेवा अपि केवलम भाग्येन पूर्व तपसा खलु संचितानि, काले फलन्ति पुरुषाः यथैव वृक्षाः। वस्तुतः नीति वचनानि पशुत्वं त्यक्त्वा श्रेष्ठ मानवत्वं दातुं समर्था भवति। अतः अथर्ववेदे कथितं मनुर्भव, मनुष्य बनना अत्यंत कठिन है, क्योंकि जो सहज दुर्गुण है असुरत्व की, वह असुरत्व के सहज दुर्गुण को त्यागने में गुरु उपदेश और ये शास्त्र वचन नीति वचन ही समर्थ हैं, अचूक औषधि का काम करते हैं। कलाकाट स्पर्धा के युग में इस कलिकाल में हम सभी जी रहे हैं, जहां
हर व्यक्ति एक दूसरे आगे बढ़ना चाहे यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन दूसरे को पीछे झटक के आगे जाने की जो गलाकाट स्पर्धा है, इस स्पर्धा में कैसे मानवता और मनुष्यत्व बचा रह सके, इसके लिए केवल और केवल गुरु उपदेश और ये हमारे ऋषियों के द्वारा प्रणीत जो वचन है, उनके द्वारा जो कथित वचन है, वे ही केवल समर्थ हैं। ईश्वर उसी को निर्मल बुद्धि देते हैं जिसे गुरु उपदेश में श्रद्धा होती है और नीति वचनों में विश्वास होता है। अन्यथा ये सारे शास्त्र उनके सामने होते हुए भी, जैसे विष्णु पितामह ने पूछा दुर्योधन से कि हे दुर्योधन, तमपि गुरु एक एव पांडवानामपि गुरु एक एव परंच पांडवानाम आचरणं कीदृशं भवत आचरणं कीदृशं वर्तते। तर्हि दुर्योधनेन उक्तं तात जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति। ऐसा नहीं कि मैं धर्म नहीं जानता, लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है। तात जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। और मैं ये भी जानता हूं कि यह अधर्म है, लेकिन मैं उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती, मैं उससे बच नहीं पाता हूं, और इसीलिए मैं अधर्म का सेवन करता हूं और धर्म मैं अपने जीवन में नहीं उतार पाता हूं। इसलिए जो मनुष्य, हम सभी आनंद के उपासक हैं, आनंद चाहते हैं, हम उत्सव धर्मी हैं, और इस उत्सव में और इस आनंद में जो सबसे मुख्य भूमिका है वो है संसाधन की भूमिका, और हम उसी संसाधन के पीछे भागते हैं। तो हु इज रियल पुअर, सच्चे अर्थों में दरिद्र कौन है, इसको एक उक्ति के रूप में बताया है, उसको मैं यहाँ उद्धृत करना चाहता हूँ। सैव भवति दरिद्रः यस्य तृष्णा विशाला मनसि परितुष्टो को अर्थवान को दरिद्र। सच्चे अर्थ में कौन दरिद्र है, तो वह दरिद्र है जिसकी तृष्णाएं अनंत है, विशाल है, इन्फिनाइट है। मनसि परितुष्टो को अर्थवान को दरिद्र। वन हु सेटिस्फाइड, मेंटली सेटिस्फैक्शन जिसको हो गया है, उसके लिए अर्थवान और दारिद्र्य का विषय नहीं रह जाता। और इसलिए एक छोटा सा श्रमिक भी, किसी व्यक्ति की कोई अमूल्य वस्तु भी छूट जाती है तो उसे खोज करके दे देता है। एक बड़ा से बड़ा धनाढ्य व्यक्ति भी किसी दूसरे से जेब से 2 रुपए वंचना के लिए तैयार रहता है। वस्तुतः जो आधुनिक शिक्षा है वो एक गुड मैनेजर तैयार करता है, और उस गुड मैनेजर के लिए उचित और अनुचित के लिए कोई स्थान नहीं होता, और उन्हें वही सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं, और इसलिए वो एक अच्छा प्रबंधक तो बन पाता है, मैनेजर बनता है, हर कुछ मैनेज कर सकता है, लेकिन एक अच्छा मनुष्य नहीं बन पाता है, क्योंकि उसे वही गुण उनके अंदर आत्मसात कराए जाते हैं प्रशिक्षण के दौरान। वहीं यह जो प्राच्य विद्याएं हैं, विशेष करके हमारी संस्कृत विद्या, इसके अंदर जो निहित सदुक्तियां हैं, ये सदुक्तियां हमें दूसरे प्रकार की शिक्षा देती है, और दूसरे को सब कुछ दे करके अपने को प्रसन्नता की अनुभूति, जो उस अभाव में भी एक अल्हड़पन और एक फक्करपन में भी एक मस्ती की अनुभूति, ये इस नीति का प्रभाव होता है। और इसलिए युधिष्ठिर से जब पूछा गया था कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो अनंत काल तक रहती है, कभी नष्ट नहीं होती, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था, हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। दुनिया की समस्त चीजें नष्ट हो जाती हैं, लेकिन जो आहुति प्रदान कर दी जाती है, जो किसी को प्रदान कर दिया जाता है, वो वैसे ही अवस्थित रहता है, सभी कालों में अवस्थित रहता है, यथा समय आकर के उसे उसका प्रतिफल प्राप्त हो जाता है। ऐसे इन नीतिपूर्ण वचनों को यदि एक भी सदुक्ति को, जो संस्कृत वाङ्मय के जो मनीषी हैं, जिन्होंने अपने शरीर को ही प्रयोगशाला बनाया, अपने पंचकायिक काया में ही उन्होंने अन्वेषण किए, प्रयोग किए, और जो फाइंडिंग्स मिली उसी को उक्ति के रूप में बता दिया, वही सदुक्ति है, वही सुक्ति है। ऐसी जो सुंदर उक्ति है, जो उनके प्रयोग से सिद्ध है, ऐसे सिद्ध प्रयोग के बाद बनी हुई ये उक्तियां हमें उस शास्त्र की परंपरा से जोड़ते हुए, पशुता का त्याग करते हुए, असुरत्व का त्याग करते हुए, मनुष्यत्व और फिर उससे दैवत्व तक की यात्रा को संचालित करने में समर्थ हैं। और इसलिए विशेष करके पद्यों का उच्चारण का जो यति का
आरोह अवरोह का भी ज्ञान इस नीति वचनों के स्मरण के माध्यम से कराया जाएगा। ये अत्यंत ही प्रशंसनीय है, क्योंकि आज इसकी बहुत विभिन्न अवसरों पर हम लोग जाते हैं तो वहाँ जो लोग मिलते हैं उनमें बड़ा ही इसका अभाव दिखता है। तो यह भी यहाँ उनको सीखने को मिलेगा। यह अत्यंत आह्लाद का विषय है। और इसके साथ ही साथ इनके जो गूढ़ार्थ है, और कभी कभी जिनको हम सामान्य अर्थ समझते हैं वैसा वहां ना होकर के उसके अंदर जो कूटार्थ है उस कूटार्थ का भी ज्ञान करेंगे और वो उसे अपने जीवन में अपनाएंगे। उससे उनका जीवन तो धन्य होगा ही, जिसके समीप वो जाएंगे, जिसको वो स्पर्श करेंगे, वो भी धन्य हो जाएगा। पारस मणि के विषय में विशेषता है कि पारस मणि लोहे को सोना बना देता है। पारस मणि की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि लोहे को वह पारस मणि बना दे, इतनी सामर्थ्य पारस मणि में नहीं होता। उसके कन्वर्ट करने की, उसको उसे परिवर्तित करने की एक सीमा है। वह सोना तो बना सकता लेकिन पारस मणि नहीं बना सकता। लेकिन आचार्य स्वयं जैसा ही आचार्य बना देता है। इसलिए जो इन सदुक्तियों को अपने जीवन में उतार करके अपना विराट व्यक्तित्व को धारण करेगा, उसके संपर्क में जो भी आएगा वो उसके जैसा ही विराट होता चला जाएगा। ऐसी इस गुरु की महिमा है। ज्ञान से संपन्न व्यक्तियों की महिमा होती है। वो अपने जैसा ही ज्ञान संपन्न व्यक्ति बनाता है, उससे 1% भी पॉइंट में भी कम नहीं बनाता। तो ऐसे उस पारस मणि से भी बढ़कर जिसकी सामर्थ्य है, ऐसे शास्त्र संपन्न व्यक्तियों की निर्मित, उसकी आवली, और उस आवली को बनाने में जब लोगों के नाम लिखे जाएंगे तो निश्चित ही जाह्नवी पत्रिका के जो संचालक मंडल के लोग हैं उनका भी नाम लिखा जाएगा। यद्यपि नाम लिखवाने के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन वो अपने आप हो जाता है। बस उन्हें केवल अहंकार न हो कि मैं ही ये आवली बना रहा हूँ। जैसे कौया भैंस के पीठ पर वहीं चोंच मार करके उसका मांस खाता जहां एक प्रकार का कीड़ा लगा होता है। ये अलग बात है कि वो कौवा उसके कीड़े को निकालने के लिए नहीं जाता, वो तो अपना भोजन मांस ग्रहण करने जाता है। ये अलग बात है कि उससे भैंस को उस कीड़े से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन अगर कौवे को ये घमंड हो जाए कि मैं बहुत बड़ा सर्जन हूँ, तो ये बड़ी मूर्खता की बात है। कौवा तो अपना काम करने गया था। ये अलग बात है कि भैंस को उस कीड़े से मुक्ति मिल गई। वो वहीं चोंच मारता है जहां वो कीड़ा होता है, क्योंकि उसकी एक गंध होती है। उस गंध के कारण कौवा आकर्षित होकर के भैंस के पीठ पर बैठता है और वहां चोंच मारता है और उस कीड़े को निकालता है। उसी के दौरान वो मांस भी खा लेता है, उस कीड़े को भी खा जाता है। मैं समझता हूँ कि जाह्नवी के लोग इस प्रक्रिया से अवगत होंगे, सचेत होंगे और अपने जैसे ही लोगों की निर्मित में अनासक्त भाव से वे काम करते होंगे। और हम जानते हैं कि बांटन वाले को लगे ज्यों मेहंदी का रंग, जो मेहंदी बांटता है वह दूसरे के हाथों की तो रंग मेहंदी के रंग में बदल ही देता है, उसके अपने भी हाथ में मेहंदी लग जाता है, क्योंकि वो वितरण करने का काम करता है। इसी भावभूमि के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और अवसर देने के लिए सबका नमन करता हूँ। विशेष करके केरल विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जो हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं। मैं एक बार आपके विश्वविद्यालय में 12-15 वर्ष पहले गया था कालडी में, और एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ था। आपके विश्वविद्यालय को दर्शन करने का मुझे प्राप्त हुआ उस अवसर। और आदरणीय कामेश्वर जी भाई साहब शुक्ल जी और हमारे आदरणीय प्रांशुपाल जी, प्राचार्य जी और सभी उपस्थित सभी महानुभावों के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्ते भाई। बहुत बहुत आभार। आपका आशीर्वचन हम लोगों को प्राप्त हुआ और आप अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से अलग अलग डायमेंशंस से आपने इस कार्यक्रम को किस तरह से लाभ ले सकते हैं, अपने जीवन में कैसे हम आत्मसात कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी कार्य हो रहे हैं उन ग्रंथों के अध्ययन में के माध्यम से किस तरह से अपने आप को आप्लावित कर सकते हैं, इसके बारे में आपने बहुत ही अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से, रोचक उदाहरणों के, आपका वैशिष्ट ही है। आपके व्याख्यान के कार्य को जब सुनने लगते हैं तो वह अनवरत गति से लगता है कि नहीं और सुने, वो एक पिपासा जगती रहती है।
और वस्तुतः हमारे जो भी सहयोगी संस्था के रूप में जो जुड़े हुए हैं, उनका विशेष योगदान रहा है इस कार्यक्रम को डिजाइन करने में। और उसके साथ साथ जो अलग अलग विश्वविद्यालय के आचार्य जो अनासक्त भाव से, क्योंकि यहाँ पर हम किसी को कुछ दे नहीं रहे हैं, पहले ही मैं बताता हूँ जो कि ये 0 बजट का हमारा कार्यक्रम होता है, तो लेकिन ऐसा फिर मत भी कहिए कि कुछ दे नहीं रहे हैं, कुछ दे नहीं रहे हैं तो कुछ ले जरूर रहे हैं आप। तो उनकी अच्छाइयाँ, उनकी बुराइयां हटा करके उनमें अच्छाइयां परिवर्तित करेंगे तो कुछ आप दे भी रहे हैं और कुछ उनसे ले भी रहे हैं। तो ये आपकी मान्यता है जो कि आप इस तरह दृष्टि से सोचते हैं, क्योंकि हमें जब हम निवेदन करते हैं तो हमें अलग अलग उत्तर प्राप्त होते हैं, उस दृष्टि से मैंने यहाँ पर कहा था। तो आपका बहुत बहुत हम अनुग्रह अभिव्यक्त करते हैं, क्योंकि इसी तरह आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। अब अंतिम वेला में धन्यवाद ज्ञापन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। उससे पूर्व यहाँ पर जितने भी प्रतियोगी हैं, स्पर्धी हैं, उनसे निवेदन रहेगा कि आप इस धन्यवाद ज्ञापन के दौरान ही अपना वीडियो एक बार ऑन करेंगे ताकि आपका स्क्रीनशॉट रखा जाएगा। और अटेंडेंस के लिए जो लिंक दी गई है अगले 45 मिनट तक वह एक्टिव रहेगा। अनिवार्य रूप से आपका अटेंडेंस होना ही होना है, और जो यहाँ पर उपस्थित हैं वही अटेंडेंस भरें, इसीलिए स्क्रीनशॉट भी जो ली जा रही है उसका उद्देश्य यही है। तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें, जो कि यहाँ पर कोई वंचना की बात नहीं रहेगी। तो ये ध्यान रखेंगे सभी अपना वीडियो ऑन कर लें, और उसी के अनुसार हम अटेंडेंस को भी वेरीफाई कर लिया जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली कितना देर आप जुड़े हैं, कोई अंतिम समय में 2 मिनट के लिए जुड़े हैं वो भी दिख रहा है, तो वो रिकॉर्डेड टोटल है, वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो सभी एक बार अपना वीडियो ऑन कर लें ताकि हम स्क्रीनशॉट ले सकें, और उसके बाद फिर हम धन्यवाद ज्ञापन की ओर आगे बढ़ेंगे। तब तक मैं कार्यक्रम के अंतिम चरण में धन्यवाद ज्ञापन के लिए जाह्नवी पत्रिका के मुख्य संपादक और हमारे पितृपाद, उनको हम निवेदन करते हैं कि यहाँ पर जितने भी समुपस्थित विद्वान हैं, जो इस कार्यक्रम में किसी भी आज से यहाँ पर समुपस्थित हैं, कुछ सुनने के लिए, कुछ सुनाने के लिए, कुछ ज्ञानार्जन के लिए, छात्र हों या आचार्य हों, सभी के लिए धन्यवाद ज्ञापन निमित्त आपको हम आह्वान करते हैं। डॉक्टर सदानंद झा जी। ध्वनि आयाति न वा? ध्वनि श्रूयते। ध्वनि श्रूयते। निहार हार घनसार सुधाकराभाम कल्याणदाम कनक चंपक दाम भूषाम उत्तुंग पीन कुचकुंभ मनोहरांगीं वाणीं नमामि मनसा वचसा विमुक्त्यै। अत्र आभासीय पटले 17 दिवसीय कार्यशाला समारब्धा बालनंदिनी नाम्नी इति महान् प्रमोदावसरः विद्यते। अत्र अध्यक्षपदम् अलङ्कुर्वन्तः ख्यातिलब्धा विविध शास्त्र निष्णाता नालंदा विश्वविद्यालयस्य नवनालंदा विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागाध्यक्षा सम्मान्या प्रोफेसर विजय कुमार कर्ण महोदया समुपस्थिता आभासिक पटले। एवमेव अत्र शंकराचार्य विश्वविद्यालयस्य सम्माननीया कुलपतयः प्रोफेसर गीता कुमारी महोदया वर्तन्ते। अस्मत् सुहृद्वरा बीजे वक्तारः गुवाहाटी संस्कृत विभागाध्यक्ष पदमलङ्कुर्वन्तस्तत्र भवन्तः प्रोफेसर कामेश्वर शुक्ल महोदया। अत्र 80 संख्या का प्रतिभागिनः समादरणीयाः सर्वे। बादे बादे जायते तत्त्वबोधः। शास्त्रस्य इयं परंपरा विद्यते। गवेषकाणां स्वान्त सुखाय
विदुषां मनोविनोदाय गवेषकाणां चोपकाराय इयं बालनन्दिनी विद्यते। इतः पूर्वमेव श्रीमद्भि कामेश्वर शुक्ल महोदय प्रत्यपादि यत् अत्र बालपदेन स्तनन्धय शिशूनां ग्रहणं न वर्तते। समीचीनं विशिष्टं व्याख्यानं तेभिः महानुभावैः प्रदत्तम्। एवमेव अत्र अध्यक्षपादानां व्याख्यानं संजातं। पाण्डवगीता रूपेण उदाहरणं प्रस्तुतीकृतं। तत्र पाण्डवगीतायां वर्तते जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि अत्यन्तम् उपदेशप्रदम् इदं वचनं विद्यते। अनुसरणीयं सर्वैः। अत्र नास्ति व्याख्यानस्य वेला वर्तते, अपि तु धन्यवाद ज्ञापनस्य आवश्यकं विद्यते मत्कृते। धन्यवादं तु एतेषां विशिष्ट विदुषां समागमनेनैव तीर्थस्वरूपं संजातं। व्यये कृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रदानम्। अस्मिन् विषये अध्यक्ष महोदय कथितं व्यये कृते व्यये वर्धते एव नित्यम्। इयं या मातृस्वरूपा विद्या वर्तते सा व्यये कृते अपि वर्धते एव नित्यम्। कि न चौरहार्जं न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रदानं भवति। अस्तु, अत्र धन्यवाद ज्ञापनम् एतेषां विशिष्ट विदुषां व्याख्यानं श्रावं मोमुद्यते मे मनः। एतेषां विशिष्ट विदुषां हार्दं धन्यवादान् वितरामि। स्वागतं च पुनः अत्र कालिदासीय वचनं विद्यते। प्रीति प्रमुख वचनं स्वागतं व्याहरामि। अत्र ये केचन आयोजकाः विद्यन्ते तेऽपि धन्यवादार्हाः विद्यन्ते। यतोहि क्रमेण अत्र 7 दिवसीय इयं कार्यशाला समारब्धा विद्यते। देशस्य ख्याति विदुषां व्याख्यानं भविष्यति, तेन महान् लाभो भविष्यति इति मे दृढीयान् विश्वासः विद्यते। अन्ते भगवतः शिवस्य श्लोकं श्रावयित्वा विरमामि। भीतिर्नैव भुजङ्गपुङ्गवविशात् प्रीतिर्न चन्द्रामृता न शौचं न कपालदाम लुलनात् शौचं न गङ्गाजलात् नोद्वेगश्चिति भस्मनो न च सुखं गौरी समालिङ्गनात् स्वात्मा रामतया हिताहित समः स्वस्थो हरः पातु वः इति कथयित्वा विरमामि। अगले 5 मिनट हो गए। धन्यवाद। बंद करिए। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से इस सत्र का समापन हम यहीं पर करने जा रहे हैं। एक सूचना है, अन्य सभी जितने भी स्पर्धी हैं कल से अपने समय पर सभी उपस्थित रहेंगे और प्रयास ये रहे जो कि एटलीस्ट 75% जो मिनट्स हैं वो अनिवार्य रूप से आपका पूरा हो, क्योंकि यहाँ पर व्याख्यान नहीं होगा। यहाँ पर जो कार्यशाला है उसमें आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वही आपके लिए उपादेय रहेगा। ये अटेंडेंस प्रमाण पत्र बहुत अधिक उपादेय आपके लिए नहीं रखते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः कल मिलते हैं। सभी को प्रणाम। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं इस सत्र की यहीं पर संपूर्ति करता हूँ। धन्यवाद। नमः। शुभरात्रि। शुभरात्रि। सामूहिक शांति मंत्र अत्र भविष्यति। उपस्थिति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जातम नमो नमः शुभरात्रि। नमो नमः।